नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एकेडमी के डिजिटल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर, साथ ही साथ यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं श्रेय पांडे, रायपुर ब्रांच से। विगत कुछ दिनों से मैं आपके लिए कंप्यूटर के एमसीक्यू की सीरीज लेकर आ रहा हूं और उसी संदर्भ में आज आगे बढ़ने वाला हूं और एक नए टॉपिक लेकर आया हूं आपके लिए। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर मेमोरी। मेमोरी के विषय में हम सारे तथ्यों पर चर्चा करेंगे कि मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है, उसके कितने प्रकार होते हैं और उन्हें किन प्रकारों में बांटा गया है, और उस आधार पर हम थ्योरी भी करेंगे, साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी हम करते चलेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन मैं आप लोगों को एक ही वीडियो में प्रोवाइड करा सकूं। अभी आने वाले समय में छात्रावास अधीक्षक का एग्जामिनेशन होना है, ये मान के चलिए कि उसमें मेमोरी टॉपिक से आपको प्रश्न का सामना करना पड़ेगा। तो किस प्रकार से प्रश्न आपको आ सकते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही साथ जो पुराने विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न पत्र हैं उनके भी प्रश्नों को मैंने इसमें शामिल किया है और उस पर भी हम अपनी चर्चा करेंगे। तो चलिए अब अपना वीडियो प्रारंभ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न जो कि कंप्यूटर स्क्रीन पर है आपके सामने, कंप्यूटर मेमोरी को कितने प्रकार में बांटा गया, या कंप्यूटर मेमोरी कितने प्रकार की है? एक प्रकार की, दो प्रकार की, तीन प्रकार की, चार प्रकार की। तो ध्यान रखेंगे सामान्य रूप से कंप्यूटर मेमोरी को दो प्रकारों में बांटा गया है। अब वो दो प्रकार कौन कौन से हैं? पहला होता है हमारी प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। आगे चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में उपस्थित मेमोरी का कार्य होता है। पहला कार्य, इनपुट डिवाइस से प्राप्त डेटा को स्टोर करना। यस, हो सकता है। दूसरा, कंप्यूटर प्रोसेस के समय डेटा को स्टोर रखना। यस, ये भी काम होता है। प्रोसेस से प्राप्त परिणामों को भविष्य में उपयोग के लिए सुरक्षित रखना। तो देखिए यहां पर तीन अलग अलग काम दिए हैं। इनपुट डिवाइस से प्राप्त डेटा को स्टोर करना, उसके लिए अलग मेमोरी, वो होती है हमारी प्राथमिक मेमोरी में स्टोर होता है। प्रोसेस के समय डेटा को स्टोर रखना, ये भी हमारी प्राथमिक मेमोरी में डेटा स्टोर होता है। प्रोसेस के समय जब प्रोसेस चल रहा होता है तो या तो प्रोग्राम, जो रनिंग प्रोग्राम होता है वो तो रैम में होता है, या फिर गणना के समय जो डेटा होता है वो रजिस्टर में स्टोर होता है। ठीक है कि नहीं? प्रोसेस से प्राप्त परिणामों को भविष्य में उपयोग के लिए सुरक्षित रखना, तो ये क्या होता है हमारा हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क में कोई भी फाइनल रिजल्ट जो होता है वो कहां स्टोर होता है? हार्ड डिस्क में। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन सही है, तो हमारा उत्तर क्या होगा? उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर मेमोरी में के मुख्य प्रकार होते हैं प्राथमिक मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी, ए और बी दोनों, केवल बी। तो हमारा आंसर होगा क्या? ए और बी दोनों प्रकार के हमारी मेमोरी होती है। अब आपको मैं यहां पर बताने वाला हूं कि प्राथमिक मेमोरी कौन कौन सी है और किसे प्राथमिक मेमोरी कहते हैं और किसे सेकेंडरी मेमोरी या द्वितीयक मेमोरी कहते हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये जो कंसेप्ट है वो आपको आगे कई प्रश्नों को हल करने में मदद करेगा। तो देखिए, अगर प्राथमिक मेमोरी की बात करें तो यहां पर स्क्रीन में दिख रहा है आपको टाइप ऑफ मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में आपके रैम, रोम, कैश और रजिस्टर आते हैं। रैम दो प्रकार के होते हैं, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम। वहीं पर रोम जो होते हैं उसके भी प्रकार होते हैं, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम, यूवीपी रोम या फ्लैश रोम। अगर मैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की बात करूं तो फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, सीडी रोम्स, डीवीडी, हार्ड डिस्क, सॉलिड स्टेट ड्राइव, पेन ड्राइव और एसडी कार्ड, ये सब हमारे सेकेंडरी मेमोरी। तो ये प्राइमरी क्यों है और ये सेकेंडरी क्यों है, इन्हें ऐसा क्यों बांटा गया है, तो उसके लिए एक डायग्राम में समझते हैं। तो देखिए, कंप्यूटर के जो कंप्यूटर कैबिनेट होता है जिसको आप लोग से सीपीयू कहते हैं, उस सीपीयू के अंदर में एक बहुत बड़ा बोर्ड होता है, छोटा सा ट्रेनुमा संरचना होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? मदरबोर्ड। उस मदरबोर्ड, ये मदरबोर्ड जो होता है, ये मदरबोर्ड किसका बना होता है जी? ये एक प्रिंटेड पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है जिसके अंदर कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट्स, इंटरनल कंपोनेंट्स अंदर में एकीकृत रहते हैं, इंटीग्रेटेड रहते हैं। ठीक है, तो इसी मदरबोर्ड के अंदर हमारा क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू होता है। इस सीपीयू के अंदर एक छोटी सी मेमोरी होती है। सीपीयू के अंदर उस मेमोरी का नाम होता है रजिस्टर। ठीक है, एक मेमोरी होती है जो सीपीयू से सीधी जुड़ी होती है। देखिए जी, सीपीयू से सीधे संपर्क में जो मेमोरी रहती है उस मेमोरी का नाम है कैश मेमोरी। फिर एक मेमोरी हमारी होती है रैम और दूसरी मेमोरी होती है हमारी रोम। तो इस प्रकार से ये सारी मेमोरी हमारे सिस्टम में होती है। अब ध्यान दीजिएगा, कौन सी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी है? तो वो मेमोरी जो मदरबोर्ड के अंदर स्थित है ना, ये सारी की सारी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी होंगी। ठीक है कि नहीं? जैसे रजिस्टर, कैश,
रैम, रोम, कभी भी ये 4 मेमोरी आपको एग्जामिनेशन में दिख रही है, दिमाग नहीं लगाना है, ये सारी की सारी मेमोरी हमारी प्राथमिक मेमोरी है। इसके अलावा दूसरी कोई भी मेमोरी आ जाए, ठीक है, जैसे कि मैं यहां पर लिख देता हूं हार्ड डिस्क ड्राइव या HDD बोलते हैं इसे, ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी, CD, DVD, पेन ड्राइव, SSD, HDD, फ्लॉपी डिस्क, जिप डिस्क, कुछ भी बोले वो सब सेकेंडरी मेमोरी है। सिर्फ आपका जो मदरबोर्ड के अंदर है वो प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी क्यों? देखिए, ये वो मेमोरी होती है जब आप कोई भी प्रोसेस कर रहे होते हैं कंप्यूटर में, तो प्रोसेस को करने के लिए या किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए जिन मेमोरी की अत्यंत आवश्यकता होती है वही मेमोरी हमारी प्राइमरी मेमोरी कहलाती है, ठीक है। जैसे कि रजिस्टर का क्या काम, कैश का क्या काम, रैम का क्या काम, रोम का क्या काम और हार्ड डिस्क का क्या काम, ये जानना जरूरी है, ठीक है। कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी मूवी, कोई सॉफ्टवेयर या कोई भी बड़ा फाइल कहां पर स्टोर रहता है, हमेशा याद रखना, बिग फाइल जो रहता है, बड़ा फाइल जैसे कि कोई मूवी, कोई सॉन्ग, ये सब कहां स्टोर रहेंगे? आपके हार्ड डिस्क। जब भी कोई प्रोग्राम हम रन करते हैं, जैसे कि ये स्क्रीन है, इस स्क्रीन पे कोई आइकन दिख रहा है, इसको जब आप डबल क्लिक करके ऑन करते हो तो क्या प्रोसेस होता है? तो प्रोसेस ये होता है जी, हमारा ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही हम डबल क्लिक करते हैं तो ये प्रोग्राम उठ के हमारे रैम में चला जाता है, यहां पर आ जाता है। जो भी प्रोग्राम हम रन करना चाहते हैं वो हार्ड डिस्क से उठ के कहां लोड हो जाता है? रैम में। और जब भी कोई प्रोग्राम रन करते हैं तो रनिंग प्रोग्राम कहां होता है जी? रनिंग प्रोग्राम रैम में। रनिंग प्रोग्राम हमेशा कहां होगा? रैम में होगा। उसके बाद इस प्रोग्राम का कुछ हिस्सा, कुछ इंस्ट्रक्शन, अभी प्रोग्राम रैम में चल रहा है, इसका कुछ हिस्सा, उसके कुछ इंस्ट्रक्शन कहां आ जाते हैं जी? कैश में, ठीक है। और कैश में आने के बाद फिर वो कहां जाते हैं जी? रजिस्टर में। तो जब भी कोई गणना हो रही होती है तो डेटा कहां पर रहता है? रजिस्टर में। गणना के समय डेटा या इंस्ट्रक्शन कहां होते हैं? गणना के समय डेटा या इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में होते हैं। तो याद रखना, गणना के समय डेटा रजिस्टर में, जब प्रोग्राम रन हो रहा है तो रैम में, और कैश में क्या होगा? तो ये जो कैश क्या करता है? सीपीयू और रैम के बीच बफर का काम करता है। सीपीयू और रैम के बीच बफर का काम करता है। ये क्या करता है? सीपीयू से रैम से आने वाले बहुत से इंस्ट्रक्शन के ना एक लिस्ट को अपने अंदर में स्टोर करके रखता है। क्यों स्टोर करके रखता है? क्योंकि सीपीयू की जो गति होती है ना बहुत तेज रहती है, वो फटाफट उस इंस्ट्रक्शन चाहिए रहते हैं। तो उतना जल्दी इंस्ट्रक्शन के लिए कोई ऐसी डिवाइस होनी चाहिए जो कोई इंस्ट्रक्शन को क्यू करके अपने पास में रखा रहे। तो ये कैश क्या करता है? इन दोनों के बीच बफर का काम करता है, रैम से आने वाले इंस्ट्रक्शन को जमा करके रखता है। जैसे जैसे सीपीयू फटाफट क्या करता है? निर्देशों को एग्जीक्यूट करता है, कैश मेमोरी से फटाफट निर्देश देने लगता है, ठीक है। तो कंप्यूटर द्वारा बार बार उपयोग में आया हुआ डेटा, बार बार उपयोग में आया हुआ इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम कहां पर स्टोर रहता है? कैश मेमोरी में। तो अगर बार बार वाला पूछ ले बात, बार बार प्रयोग में आया इंस्ट्रक्शन, तब आप क्या लगा देंगे भाई? कैश मेमोरी, ठीक है। फाइनल रिजल्ट कहां स्टोर होगा? हार्ड डिस्क में। गणना के समय डेटा या इंटरमीडिएट रिजल्ट कहां पर होगा? रजिस्टर में। बार बार उपयोग में आया डेटा कहां पर होगा? कैश में। रैम में क्या होगा? रनिंग प्रोग्राम स्थित होगा। अब रोम में क्या होगा? रोम एक बिल्ट इन मेमोरी है। ये मेमोरी कंप्यूटर निर्माता कंपनी आपको बना के देती है। इस मेमोरी में कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए सारे निर्देश लिखे होते हैं। तो जितनी भी प्राथमिक मेमोरी होती है वो अस्थायी होती है, याद रखिएगा। रजिस्टर, कैश और रैम अस्थायी मेमोरी है। क्यों? क्योंकि इन मेमोरी में डेटा को बनाए रखने के लिए विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता होती है। परंतु वहीं पर रोम एक ऐसी मेमोरी है जो कि प्राथमिक है, परंतु ये अस्थायी नहीं, स्थायी मेमोरी है। एकमात्र ऐसी प्राथमिक मेमोरी जो स्थायी प्रकार की है वो कौन सी होगी जी? रोम होगी। और बाकी जितनी भी प्राथमिक मेमोरी है वो सब हमारी अस्थायी प्रकार की होंगी। तो देखिए, यहां पर हमने एक सामान्य चर्चा की प्राथमिक मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी के विषय में। आगे बढ़ते हैं जी। कंप्यूटर में गणना या प्रोसेस के समय किस मेमोरी की आवश्यकता होती है? प्राथमिक मेमोरी की,
द्वितीयक मेमोरी की, वर्चुअल मेमोरी की, बफर मेमोरी की। तो भी हमने क्या देखा कि कोई भी डेटा जो फाइनली हार्ड डिस्क में स्टोर था, जब उसको डबल क्लिक करके हम लोग लेके आए तो उठ के कहां आ गया जी, रैम में आ गया। तो कंप्यूटर में गणना या प्रोसेस के समय किस मेमोरी की आवश्यकता पड़ गई, प्राथमिक मेमोरी की। तो हमारा उत्तर होगा प्राथमिक मेमोरी। आगे बढ़ते हैं जी। प्राथमिक मेमोरी के लिए कौन सा नाम प्रयुक्त किया जाता है? तो ऑप्शन है आंतरिक मेमोरी, मुख्य मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और बाह्य मेमोरी। तो ध्यान दीजिएगा, जो आंतरिक मेमोरी है ये मैंने प्रश्न गलत पढ़ दिया, प्रयुक्त नहीं किया जाता है, ठीक है। तो आंतरिक मेमोरी है, ये भी इंटरनल मेमोरी या आंतरिक मेमोरी प्राथमिक मेमोरी को ही कहते हैं। मुख्य मेमोरी, मेन मेमोरी भी हम लोग प्राथमिक मेमोरी को ही कहते हैं, और प्राइमरी मेमोरी भी हम प्राथमिक मेमोरी को कहते हैं। जबकि बाह्य मेमोरी हम किसे कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी को। तो मुख्य मेमोरी कहने का मतलब, जैसे कि आपसे प्रश्न में पूछ दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मेमोरी है, और ऑप्शन में दे दिया है रोम, हाँ तो रोम मुख्य मेमोरी होगी। अगर ऑप्शन में दे देगा रैम, तो रैम भी मुख्य मेमोरी होगी, क्योंकि जितनी भी प्राथमिक मेमोरी होती है वो मुख्य मेमोरी होती है। और सीपीयू जो होता है वो मुख्य मेमोरी के डेटा को सीधा पढ़ता है, ठीक है कि नहीं। हार्ड डिस्क का जो डेटा था हमारा, वो हमने डायग्राम बनाया था जिसमें मदरबोर्ड यहां पर था, हार्ड डिस्क यहां पर था। तो हार्ड डिस्क के डेटा को सीपीयू सीधा नहीं पढ़ रहा, परंतु प्राइमरी मेमोरी के डेटा को सीधा कौन पढ़ता है, हमारा सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर पढ़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं जी। कौन सी मेमोरी सीपीयू में सीधे संपर्क में रहती है, मुख्य मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी, बाह्य मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी? तो अभी हमने देखा, तो जितनी भी मुख्य मेमोरी है वो हमारी किसके संपर्क में रहती है, सीपीयू से सीधे संपर्क में रहती है। मतलब कि कौन कौन सी, रजिस्टर, कैश, रैम और रोम। ये चार जो मेमोरी है हमारी, ये सीधे मुख्य मेमोरी कहते हैं, और ये सीपीयू के सीधे संपर्क में रहती है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। प्राथमिक मेमोरी के प्रकारों में शामिल नहीं है रैम, रोम, रजिस्टर, हार्ड डिस्क। आपने देखा है, रैम शामिल है, रोम शामिल है, रजिस्टर शामिल है, और हार्ड डिस्क भैया नहीं है शामिल। ये कौन सा मेमोरी है, कौन सी मेमोरी है हमारी, सेकेंडरी मेमोरी है या द्वितीयक मेमोरी। अगला प्रश्न देखते हैं जी। प्राथमिक मेमोरी के विषय में क्या असत्य है, क्या गलत है, आपको यह बताना है। प्राथमिक मेमोरी के विषय में क्या गलत है, यहां पर आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन, प्राथमिक मेमोरी कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर स्थित होती है। डायग्राम में देखा, हाँ सारी मेमोरी जो मदरबोर्ड पर स्थित होती है वो क्या होती है, प्राथमिक होती है। राइट, बताना है असत्य क्या है। सीपीयू प्राथमिक मेमोरी से प्राप्त निर्देश को लगातार पढ़ते रहता है। यस, प्राथमिक मेमोरी से ही प्राप्त निर्देशों को वो लगातार पढ़ता रहता है। प्राथमिक मेमोरी द्वितीयक मेमोरी की अपेक्षा तीव्र होती है। प्राथमिक मेमोरी द्वितीयक मेमोरी की अपेक्षा तीव्र होती है, सही है या गलत? ठीक है, अगला ऑप्शन पढ़ते हैं। प्राथमिक मेमोरी की स्टोरेज क्षमता द्वितीयक मेमोरी से अधिक होती है। ये कह रहे हैं कि रैम की स्टोरेज क्षमता, प्राथमिक मेमोरी की स्टोरेज क्षमता द्वितीयक मेमोरी मतलब HDD हार्ड डिस्क ड्राइव से अधिक होती है। क्या यह सही है? बिल्कुल ये गलत है, ये असत्य है, ऐसा नहीं होता। रैम की क्षमता जो होती है वो कम होती है और हार्ड डिस्क की क्षमता अधिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, प्राथमिक मेमोरी की स्टोरेज क्षमता द्वितीयक मेमोरी से अधिक होती है। नहीं, अधिक नहीं होती भैया, कम होती है। यहाँ पर बात करते हैं प्राथमिक मेमोरी द्वितीयक मेमोरी की अपेक्षा तीव्र होता है। ये तीव्र का क्या कॉन्सेप्ट होता है, ये जरा समझिएगा। तो ये तीव्र का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि अभी हमने वो वाला डायग्राम देखा था ना अपना, उसी डायग्राम को मैं फिर से एक बार आपके सामने में बताता हूं। वो हमने बनाया था, यहाँ पर हमने एक सीपीयू बनाया था, यहाँ पर कैश मेमोरी बनाई थी, यहाँ पर हमारा रैम था, यहाँ पर हमारा रोम था, और यहाँ पर हार्ड डिस्क ड्राइव। ये हमारा डायग्राम था। ये सारे आपस में बस के माध्यम से जुड़े हुए हैं। कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी, तीव्र मेमोरी कौन सी होती है जी? रजिस्टर होती है। क्यों तीव्र होती है, अब यहीं पर बात करते हैं। देखिए, कोई डेटा हार्ड डिस्क में है, कोई डेटा रजिस्टर में है, कोई डेटा कैश में है और कोई डेटा रैम में है। ठीक है, जैसे कि अभी आप रायपुर में रहते हैं सपोज, तो रायपुर में एक लोकेशन है, ठीक है, कि आज हमारा कोचिंग सेंटर जो है वो डगनिया बाजार चौक में है। हमारा कोचिंग सेंटर डगनिया बाजार चौक में आप आएंगे तो हमको कोचिंग सेंटर आपको हमारा मिल जाएगा, कंपटीशन एकेडमी।
और वहीं पर एक बंदा रहता है कहां पर, अनुपम गार्डन के पास, वहीं पर एक बंदा रहता है टाटीबंध के पास, वहीं एक बंदा रहता है दुर्ग में। तो आप बताइए सबसे तीव्र गति से कौन पहुंचेगा हमारे पास? वो बंदा पहुंचेगा जो या तो कंपटीशन एकेडमी डगनिया बाजार चौक में रहता है, वो सबसे पहले पहुंचेगा, उसके बाद अनुपम गार्डन वाला पहुंचेगा हमारे पास, उसके बाद टाटीबंध वाला, उसके बाद दुर्ग वाला। तो वैसे ही ये समझ लो कि भाई ये कंपटीशन एकेडमी डगनिया बाजार चौक है, और ये आपका अनुपम गार्डन है, ये टाटीबंध है और ये दुर्ग है। तो कौन पहले पहुंचेगा? तो जो मेमोरी सीपीयू के जितने नजदीक होती है वो मेमोरी उतनी तीव्र होती है। तो सबसे तीव्र मेमोरी कौन सी होगी जी? रजिस्टर। सेकंड नंबर पे तीव्र कौन सा होगा? कैश। थर्ड नंबर पे रैम, फोर्थ नंबर पे रोम, और उसके बाद कौन सा होगा? हार्ड डिस्क। तो ये तीव्रता का क्रम है। तो सीपीयू से दूरी के आधार पर निर्धारित होती है कि कौन सी मेमोरी एक्सेस, कौन सी मेमोरी तीव्र है और कौन सी मेमोरी आपकी स्लो एक्सेस प्रोवाइड करेगी। तो यहां पर था प्राथमिक मेमोरी द्वितीयक मेमोरी की अपेक्षा तीव्र होती है। तो यस, प्राथमिक मेमोरी रजिस्टर, कैश, रैम और रोम तीव्र होते हैं हार्ड डिस्क की अपेक्षा। सही होगा, ठीक है। देखिए मैं एक एक चीज को बहुत ध्यान से आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर में रन हो रहा प्रोग्राम कंप्यूटर की किस मेमोरी में स्थित होता है? मैंने थोड़ा देर पहले आपको बताया डायग्राम में कि फाइनल रिजल्ट हार्ड डिस्क में स्टोर होता है, डबल क्लिक करने पर उठ के कहां हो जाता है? लोड, रैम में लोड हो जाता है। तो रन हो रहा प्रोग्राम कहां पर होता है जी? रैंडम एक्सेस मेमोरी। हमारा सही उत्तर होगा डी, रैम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सेमीकंडक्टर मेमोरी को समाहित किए हुए? तो देखिए कंप्यूटर में मेमोरी जो होती है उनको जो बनाया गया है, उनके कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट से बनाया गया है उस आधार पर उसे अलग अलग बांटा गया है। जैसे कि मैग्नेटिक मेमोरी, आपका सेमीकंडक्टर मेमोरी, आपकी ऑप्टिकल मेमोरी और फ्लैश मेमोरी। यहां से भी प्रश्न आपको पूछते हैं कि कौन सी मेमोरी ऑप्टिकल है, कौन सी मेमोरी मैग्नेटिक है, कौन सी मेमोरी हमारी सेमीकंडक्टर है। इस पर अभी आगे प्रश्नों में चर्चा करेंगे, पर यहां पर देखते हैं प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि सेमीकंडक्टर मेमोरी को समाहित किए हुए हैं रजिस्टर, कैश, रैम, रोम। यही हमारा उत्तर होगा। जो भी मेमोरी मदरबोर्ड पर स्थित मेमोरी है वो सारी मेमोरी सेमीकंडक्टर मेमोरी के अंदर में शामिल है। ठीक है कि नहीं? अगला, सीडी, डीवीडी, ब्लू रे, डिस्क और एचवीडी, ये जो आपको लिखा दिख रहा है ये सारी हमारी कौन सी मेमोरी है? ये हमारी ऑप्टिकल मेमोरी है। क्यों ऑप्टिकल मेमोरी है भाई? ऑप्टिकल का मतलब होता है प्रकाशिकीय, ऑप्टिकल मतलब होता है प्रकाश से संबंधित। तो सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क को पढ़ने के लिए लेजर किरणों की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए वो प्रकाश हो गया और वो ऑप्टिकल हो गया, इसीलिए इसे ऑप्टिकल मेमोरी कहते हैं। फिर यहां पर अगला ऑप्शन है पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव और एसएसडी, ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है जी, या इसे आप फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं। ऐसी मेमोरी जिसमें डेटा लिखने के लिए और डेटा मिटाने के लिए हमें किसकी उच्च विद्युत करंट की आवश्यकता पड़े, उसे हम लोग क्या कहेंगे भाई? इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी कहेंगे। फिर यहां पर लिखा हुआ है फ्लॉपी डिस्क, जिप डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ये हमारी सब की सब कौन सी मेमोरी है जी? ये है हमारी मैग्नेटिक मेमोरी। ठीक है, तो याद रखिएगा कभी भी इस प्रकार से प्रश्न आए तो हमसे भाई क्वेश्चन बनना चाहिए पेपर में। अगला प्रश्न, कंप्यूटर मेमोरी को उनके निर्माण सामग्री, डेटा रीड राइट तकनीक के आधार पर 4 भागों में बांटा गया। निम्न में से कौन उनके प्रकार में शामिल है? ठीक है, मैग्नेटिक मेमोरी, हाँ ये शामिल है जी। ऑप्टिकल मेमोरी, हाँ सीडी डीवीडी शामिल है। सेमीकंडक्टर मेमोरी, यस। रजिस्टर, रैम, कैश, ये सब शामिल है। फ्लैश मेमोरी, अभी हमने देखा कि पेन ड्राइव, एसडी कार्ड, ईईपी रोम और एसएसडी, ये हमारी फ्लैश मेमोरी है। फिर प्रकार में जो ये वर्चुअल मेमोरी और कार्बन मेमोरी लिखा हुआ है ये शामिल नहीं है। मतलब हमारा उत्तर होगा 1, 2, 3, 4, बी हमारा आंसर होगा। ये बी जो है इतने प्रकार की मेमोरी अलग अलग बांटी गई है। अगर आपसे पूछ दे फ्लॉपी किस प्रकार की मेमोरी है तो लगाएंगे मैग्नेटिक मेमोरी। जिप डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है तो लगाएंगे मैग्नेटिक मेमोरी।
अगर आपसे पूछेगा हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी लगाएंगे, मैग्नेटिक मेमोरी, वहीं पर चमकदार सीडी आ जाएगी जिसको प्रकाश से रीड किया जाएगा, तो सीडी, डीवीडी, एचवीडी, अगर ये आप ब्लू रे डिस्क अगर ये आपके पास आ जाए तो आप लगा देंगे ऑप्टिकल मेमोरी। और जितनी भी मेमोरी मदरबोर्ड के अंदर स्थित है, रैम, रोम, कैश, रजिस्टर, लगा देंगे सेमीकंडक्टर मेमोरी। भूलना नहीं है, एक नंबर भी गलत नहीं करना है पेपर में। ऐसे ही प्रश्न आपको आएंगे जो सामान्य प्रश्नों में होंगे। अगला प्रश्न, वह कौन सी मेमोरी है जो रैम और सीपीयू के बीच बफर का काम करती है? मैंने बताया कि हमारी जो कैश मेमोरी है वो सीपीयू और रैम के बीच बफर का काम करती है। हमारे रैम में जो रनिंग प्रोग्राम रहता है वो स्टोर रहता है, और कैश मेमोरी में इंस्ट्रक्शन वो लगातार सेंड करते रहता है, एक दो नहीं कई इंस्ट्रक्शन सेंड करता है। और जो सीपीयू रहता है वो सीधे कैश मेमोरी से जुड़ा होता है, और सीपीयू को चाहिए होता है इंस्ट्रक्शन। तो और सीपीयू की गति बहुत तीव्र होती है इंस्ट्रक्शन को रीड करने की। तो रैम जो रहता है, रैम से आया निर्देश क्यू होके एक साथ किसमें रहते हैं, कैश मेमोरी में रहते हैं। तो कैश जो रहता है वो बफर का काम करता है। वह कौन सी मेमोरी है जो रैम और सीपीयू के बीच बफर का काम करती है? तो हमारा आंसर होगा कैश मेमोरी। अगला प्रश्न, कंप्यूटर के द्वारा बार बार उपयोग में लाया गया डेटा या प्रोग्राम कंप्यूटर की किस मेमोरी में स्टोर रहता है? मैंने आपको बताया कंप्यूटर के बार बार उपयोग में आया प्रोग्राम किस में होता है भाई? कैश मेमोरी में। गणना के समय डेटा कहां रहेगा जी? रजिस्टर में। इनबिल्ड कंप्यूटर को चालू करने के लिए कंप्यूटर निर्माता कंपनी कुछ इंस्ट्रक्शन लिख के आपको देगी, वो कहां रहेगा जी? रोम में। और रनिंग प्रोग्राम कहां रहेगा? रैम में। बार बार बता रहा हूं, भूलना नहीं है जी। कंप्यूटर में स्थित सबसे छोटी स्टोरेज क्षमता वाली प्राथमिक मेमोरी कौन सी है? तो मैंने बताया कि जो मेमोरी सीपीयू के अंदर स्थित है, मतलब कि सीपीयू कहने का मतलब माइक्रो प्रोसेसर के अंदर स्थित है, वो मेमोरी कौन सी है? रजिस्टर है। यही मेमोरी सबसे छोटी है और सबसे तीव्र है। क्यों तीव्र है? क्योंकि इसका डेटा माइक्रो प्रोसेसर तक पहुंचने में समय नहीं लगता, फट से पहुंच जाता है, क्योंकि वो मेमोरी माइक्रो प्रोसेसर के अंदर स्थित है। इसलिए ये मेमोरी सबसे छोटी भी है और तीव्र भी है। इससे थोड़ा अगर और कहें, अच्छा रजिस्टर के बारे में एक और बात, रजिस्टर एक्चुअली में बनता कैसे है? तो रजिस्टर जो याद रखिएगा फ्लिप फ्लॉप से बनता है। फ्लिप फ्लॉप कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी है जो कि एक बिट डेटा को स्टोर कर सकती है, या तो वो 0 स्टोर करके रख सकती है या तो वो 1 स्टोर करके रख सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं जी। देखिए यहां पर रजिस्टर के बारे में, रजिस्टर दिखता कैसे है? तो सीपीयू में मदरबोर्ड में कई छोटे छोटे ये आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पर संरचना, छोटी छोटी संरचना दिख रही होगी। इसके अंदर आपका रजिस्टर होता है। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर भी आपका क्या होता है? रजिस्टर होता है। रजिस्टर इस प्रकार का हमें जो छोटा छोटा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ऐसे दिखाई देती है, ठीक है। सीपीयू के रजिस्टर होते हैं प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, एक्यूमुलेटर रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। जिन्हें प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर को पीसी रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को आईआर रजिस्टर, एक्यूमुलेटर रजिस्टर को एसी, मतलब ये पीसी, आईआर, एसी, एमबीआर, एमएआर, अगर ऐसा आपको पेपर में दिखा मिल जाए तो आप जान जाइएगा कि ये रजिस्टर के प्रकार हैं जी, ठीक है। सारे रजिस्टर के अपने अलग अलग काम होते हैं। जैसे कि एक्यूमुलेटर रजिस्टर, जो भी गणना के समय डेटा रहता है ना, वो रजिस्टर में रहता है, हमने पढ़ा। तो गणना का डेटा, अरिथमेटिक गणना का डेटा किस रजिस्टर में रहेगा? तो वो रहेगा एक्यूमुलेटर रजिस्टर, ठीक है। वहीं पर प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर क्या आता है, क्या करता है? ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को स्टोर करके रखता है कौन सा? प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। खैर ये बहुत वास्ट है, चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। आगे प्रश्न करते हैं। रजिस्टर एक प्रकार की खाली स्थान मेमोरी है। ऑप्शन दिया हुआ है, स्थायी मेमोरी है, अस्थायी मेमोरी है, सेमीकंडक्टर मेमोरी है, मैग्नेटिक मेमोरी है। तो भाई हमारा पहला तो उत्तर होगा कि ये अस्थायी मेमोरी है। इसमें डेटा बनाए रखने के लिए विद्युत की आवश्यकता रहती है, इसलिए अस्थायी मेमोरी है। साथ ही साथ ये सेमीकंडक्टर मेमोरी है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? 2 और 3। भाई ये हमारा उत्तर होगा 2 और 3। अगला प्रश्न देखते हैं। वह रजिस्टर जिसमें कंप्यूटर की सभी गणनाएं संपन्न होती है, मैंने बताया एक्यूमुलेटर रजिस्टर, एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। हमारा आंसर होगा एक्यूमुलेटर रजिस्टर। ये वो रजिस्टर होता है जिसमें कंप्यूटर की सभी गणनाएं होती हैं, याद रखिएगा।
इंपॉर्टेंट प्रश्न है जी। अगला क्वेश्चन, रैम को हम कह सकते हैं मेन मेमोरी, कह सकते हैं भाई, हमने देखा मदरबोर्ड में स्थित सारी मेमोरी मेन मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी, यस, प्राथमिक मेमोरी भी है रैम। वोलाटाइल मेमोरी, ठीक है, वोलाटाइल का मतलब होता है जी, हिंदी में अगर मैं कहूं तो इसका मतलब होता है अस्थाई मेमोरी। वहीं पर जो आपका होता है नॉन वोलाटाइल, इसका मतलब होता है स्थाई मेमोरी। जनरली नॉन को देखते हुए लोग क्या समझ जाते हैं कि अस्थाई हो, बिल्कुल ऐसा नहीं है। वोलाटाइल का मतलब होता है अस्थाई और नॉन वोलाटाइल का मतलब होता है स्थाई, ये याद रखेंगे भाई। तो जितने भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जैसे हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, जिप डिस्क, एसएसडी, ये सब के सब हमारे क्या हो जाएंगे जी, नॉन वोलाटाइल हो जाएंगे, मतलब कि ये स्थाई हो जाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा जितनी भी मेमोरी हमारी रैम, कैश, रजिस्टर, ये हमारी अस्थाई हो जाएगी जी, ठीक है। एक प्राथमिक मेमोरी बस स्थाई प्रकार की होगी, वो है रोम। तो हमारा उत्तर यहां पर होगा ऑल ऑफ द एबव। अगला प्रश्न देखते हैं जी। ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये है हमारा रैम। ये मदरबोर्ड में लगा होता है, रैम इस प्रकार का आपको दिखाई देता है। रैम को मदरबोर्ड में इस प्रकार स्लॉट्स में लगाया जाता है। रैम जिस स्लॉट में लगता है उसको बोलते हैं एक्सपेंशन स्लॉट। एक्सपेंशन स्लॉट, क्यों एक्सपेंशन बोलते हैं? क्योंकि उसे समय पड़ने पर हम एक्सपांड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आज आपके कंप्यूटर में 8 GB का रैम लगा है, आप चाहते हो कि 12 GB का रैम लगाऊं, तो आप क्या करेंगे, उस रैम को निकाल के स्लॉट से उसमें नया रैम आप लगा सकते हैं, इसलिए से हम लोग कहते हैं एक्सपेंशन स्लॉट। अब बात करते हैं, यहाँ पर देखिए रोम के लिए एक हमने पहले ना एक वीडियो गेम खेला करते थे जिसमें हमारे पास एक जॉयस्टिक हुआ करता था, एक कैसेट लगाने का। तो जो कैसेट लगाते थे जिसमें हम उसे स्लॉट कहते थे, और हाथ में जो हमारे कैसेट होता था वो रैम जैसा ही काम करता था। तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं कि रैम कैसा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वो कौन सी डिवाइस है जो है जिसके ना होने पर सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाना संभव नहीं हो पाएगा? ऑप्शन है रजिस्टर, रैम, बफर, सीडी। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि कोई भी सॉफ्टवेयर रहता है वो फाइनली कहां पर स्टोर रहता है, हार्ड डिस्क में। परंतु जब उसे चलाना होता है तो हम कहां पर लेके आते हैं जी, उसे हम रैम में लेके आते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, आप एक बफे सिस्टम में खाना खाने के लिए गए हुए हैं और यहाँ पर बहुत सारे खाने बफे सिस्टम में रखे हुए हैं। अब आपको खाना है तो क्या आप ऐसे हाथ बांध के उसी में प्लेट में ऐसे करके खाओगे? क्या ऐसे तो नहीं खाओगे। आप एक प्लेट लोगे, जो खाना है आप खाओगे, तो आप एक प्लेट उठाते हो और प्लेट उठा के थोड़ी रोटी, थोड़ी सब्जी, थोड़ा चावल, थोड़ा दाल ऐसे डाल के आप खाना खाते हो। तो ये जो प्लेट है जिसमें आप खाना खा रहे हो वो है, समझ लीजिए, आपका रैम। और जहां पर बहुत सारे डेटा रखा हुआ है वो है आपका क्या, हार्ड डिस्क ड्राइव। प्रश्न क्या था, वह कौन सी डिवाइस है जिसके न होने पर सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाना संभव नहीं है, ठीक है। तो वो डिवाइस रैम है। अगर रैम नहीं होगा तो आप प्रोग्राम को रन नहीं कर पाओगे, चला नहीं पाओगे। बिल्कुल ये वही प्लेट जैसा है, जब खाना प्लेट नहीं रहेगा तो खाना नहीं खा पाओगे, ठीक है। तो हार्ड डिस्क में फाइनल रिजल्ट रहते हैं और रैम में आपका क्या होता है, रनिंग प्रोग्राम रहता है। तो हमारा उत्तर यहां पर क्या हो जाएगा जी, रैम। जो चीजें रिपीट हो रही है वो बार बार रिपीट हो रही है करके आप स्किप ना करें ना वीडियो, क्योंकि वो चीजें आपको याद हो जाएंगी एग्जाम के लिए, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे। रोम को हम कह सकते हैं बिल्ट इन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, नॉन वोलाटाइल मेमोरी, ऑल ऑफ द एबव। देखिए जब रोम को हम खरीदते हैं, कंप्यूटर को खरीदते हैं, तो उसमें एक मेमोरी पहले से रहती है जो कंप्यूटर को चलाने के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। वो मेमोरी है हमारी रोम, ठीक है। तो इसलिए रोम को बिल्ट इन मेमोरी कहा जाता है, क्योंकि कंप्यूटर निर्माता कंपनी रोम को चलाने के लिए निर्देश किसके अंदर लिख देती है, कंप्यूटर को चलाने के लिए निर्देश किसके अंदर लिख देती है, रोम के अंदर। तो ये बिल्ट इन मेमोरी है। साथ ही साथ ये प्राइमरी मेमोरी भी है। क्या ये नॉन वोलाटाइल है? नॉन मतलब अस्थाई की स्थाई, नॉन मतलब जहां नॉन आ जाएगा वो हो जाएगा स्थाई। तो ये आ गया हमारा स्थाई। यस, रोम जो है वो स्थाई मेमोरी भी है। तो हमारा उत्तर होगा क्या, ऑल ऑफ द एबव।
मैं ऐसे प्रश्नों को समाहित करके रखा हूं इसमें कि ताकि आप सारी चीजों को समझें उसके बारे में, ठीक है कि नहीं। अगला प्रश्न, बायोस का पूरा नाम क्या है? तो बायोस का पूरा नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट शेड्यूल, बेसिक इंटरनेट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इंस्ट्रक्शन आउटपुट सिस्टम। हमारा आंसर होगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और ये कई बार पूछा जा चुका है। व्यापम इसे मेमोरी का भी नाम दे देता है कि कंप्यूटर को प्रारंभ करते समय कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी सबसे पहले एक्टिवेट होती है, तो आंसर वो ले लेता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जबकि ये एक प्रोग्राम है जी, ठीक है। कंप्यूटर को प्रारंभ करते समय कौन सी मेमोरी एक्टिवेट होती है, ऐसा प्रश्न आएगा तो हमारा उत्तर होगा सबसे पहले रोम। रोम एक्टिवेट होता है, ठीक है। फिर से समझते हैं ये डायग्राम। इसके अंदर जो मेमोरी होती है उसका नाम क्या होता है जी, हमारा रजिस्टर, ये है हमारी कैश मेमोरी, ये है हमारा रैम, ये है हमारा रोम। अब यहां पर बहुत अच्छी चीज समझाना चाह रहा हूं। जैसे ही कंप्यूटर को प्रारंभ करते हैं, प्रारंभ करते साथ क्या क्रिया होती है, रोम, सबसे पहले रोम एक्टिवेट होता है। रोम में लिखा एक निर्देश एक्टिवेट होता है, उसका नाम है BIOS, बायोस। बायोस सबसे पहले एक्टिवेट होता है और बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसका यह मतलब होता है जैसे ये प्रारंभ होने के साथ कंप्यूटर के बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम की जांच करता है कि ये सही तरीके से कार्यरत है या नहीं। इसके बाद एक दूसरी क्रिया होती है, उस क्रिया का नाम होता है POST, पोस्ट की क्रिया। पोस्ट का मतलब होता है पावर ऑन, सेल्फ टेस्ट। कंप्यूटर चालू होते साथ अपनी खुद की जांच करता है, सेल्फ टेस्ट करता है कि सारे कंपोनेंट सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। उसके बाद पोस्ट की क्रिया जैसी कंप्लीट हो जाती है, इसमें एक लोडर होता है, लोडर का नाम होता है बूट स्ट्रैप लोडर। इसका काम होता है हार्ड डिस्क में उपस्थित ऑपरेटिंग सिस्टम को, क्योंकि जो भी मेन ऑपरेटिंग सिस्टम कहां रहता है हमारा हार्ड डिस्क में, जब वो रन होना होता है तो उठ के कहां जाता है, रैम में। तो जो लोडर होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से उठाकर कहां लेकर जाता है जी, रैम में लेकर जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, बूटिंग की क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, बूटिंग की क्रिया कहते हैं। याद रखिए बूटिंग दो प्रकार के होते हैं। पहला बूटिंग होता है कोल्ड बूटिंग, दूसरी बूटिंग होती है हमारी वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग का डिफरेंस क्या होता है, एक 24 घंटे या 12 घंटे या लंबे समय से बंद कंप्यूटर को चालू करना कहलाता है कोल्ड बूटिंग, और चलते हुए कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना कहलाता है वार्म बूटिंग। ये उसी प्रकार के जब आप गाड़ी चला के जा रहे हैं, रात भर से बंद गाड़ी को किक मार के आप स्टार्ट कर रहे हैं, ये कहलाएगा कोल्ड बूटिंग। चलती गाड़ी बीच में बंद हो गई, रीस्टार्ट कर रहे हैं, ये कहलाएगा आपका वार्म बूटिंग। याद रखिएगा बूटिंग का प्रोसेस समझना। बूटिंग की प्रोसेस किसे कहते हैं, हार्ड डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम का रैम में लोड होने की क्रिया या कंप्यूटर के प्रारंभ होने की क्रिया क्या कहलाती है, बूटिंग कहलाती है। ठीक है, कंप्यूटर को प्रारंभ करते समय सबसे पहले कौन सी मेमोरी एक्टिवेट होती है जी, रोम। कंप्यूटर को चालू करने के लिए निर्देश किसमें लिखा होता है जी, रोम में। बिल्ट इन मेमोरी किसको कहते हैं, रोम को कहते हैं। रोम में डाटा लिखने की क्रिया को क्या कहते हैं, बर्निंग कहते हैं। एक एक बात याद रखिएगा, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जी। नेक्स्ट, रोम में संग्रहित प्रोग्राम को कहा जाता है सॉफ्टवेयर, नेटवेयर, एडवेयर, फर्मवेयर। ठीक है, तो याद रखना रोम में लिखे निर्देश को कहते हैं फर्मवेयर। किसी भी हार्डवेयर को चलाने के लिए अगर किसी मेमोरी में निर्देश लिखे जाएं तो वो मेमोरी के निर्देश कहलाते हैं फर्मवेयर। याद रखिएगा जी। ठीक है, तो रोम में लिखे निर्देश फर्मवेयर कहलाते हैं। रोम में निर्देश को लिखने का कार्य कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, कंप्यूटर निर्माता कंपनी करती है, यूजर के द्वारा या उपरोक्त सभी। तो कंप्यूटर निर्माता कंपनी लिखने का काम करती है, इसीलिए रोम को बिल्ट इन मेमोरी कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। कैश मेमोरी के प्रकारों में शामिल नहीं है। तो देखिए कैश मेमोरी के प्रकार, लेवल 1 कैश, लेवल 2 कैश, लेवल 3 कैश, लेवल 4 कैश। तो इसमें से लेवल 4 कैश शामिल नहीं है। L1 कैश, L2 कैश, L3 कैश होते हैं, और इसमें से सबसे तीव्र कैश जो होता है वह L1 होता है। उसके बाद सेकंड जो होता है L2 होता है, और थर्ड जो होता है L3 होता है। सबसे तीव्र कैश कौन सा है, L1 कैश। तो याद रखिएगा 3 प्रकार के कैश होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है द्वितीयक मेमोरी के लिए प्रयुक्त शब्दावलियां कौन कौन सी है। तो याद रखिएगा द्वितीयक मेमोरी को हम लोग बाह्य मेमोरी कहते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं, सहायक मेमोरी भी कहते हैं। तो उपरोक्त सभी हमारा उत्तर होगा, हम सभी कहते हैं। अब इसको सहायक मेमोरी या बाह्य मेमोरी क्यों कहते हैं, सेम हमारा कंसेप्ट जी। यहां पर हमारा रैम, यहां पर हमारा रोम, यहां पर हमारा कैश, यहां पर हार्ड डिस्क। अब देखिए
ये हार्ड डिस्क को बाहर से लाके जोड़ा जा रहा है मदरबोर्ड में, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल दिए, क्या कह दिए, बाह्य मेमोरी। ठीक है, अब देखिए जो हमारा रोम तो हमारा प्राइमरी मेमोरी है, रैम भी हमारा प्राइमरी मेमोरी है। रनिंग प्रोग्राम रैम में चलते हैं, बार बार उपयोग में आया डाटा कैश में रहता है, गणना के समय डेटा रजिस्टर में रहता है। इतनी चीजें तो हम जान गए। हार्ड डिस्क में क्या रहता है, फाइनल रिजल्ट रहता है। अब देखो प्राइमरी मेमोरी की खुद की इतनी लंबी क्षमता नहीं है कि वो बड़ा बड़ा डेटा को रख सके। जिसकी जो रैम की साइज ही होती है, मान लेते हैं 8 GB की साइज है। अब उस 8 GB में आप कितना प्रोग्राम रख लोगे भाई? अगर आपके पास 1 टेराबाइट डेटा है तो 1 टेराबाइट डेटा किस में स्टोर हो सकता है? आपका हार्ड डिस्क में हो सकता है। इसमें हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो कुछ डेटा जो रैम को चाहिए होगा रन करने के लिए, उसको कौन रखेगा? उसको हार्ड डिस्क अपने पास रखेगा। तो हार्ड डिस्क किसकी सहायता के लिए लगाया गया है? रैम की सहायता के लिए, कैश की सहायता के लिए, रजिस्टर की सहायता के लिए, इन लोग के लिए लगा दिया गया है। तो हार्ड डिस्क उसके लिए क्या मेमोरी हो गई? सहायक मेमोरी होगी। उनकी सहायता कर रही है। क्या सहायता कर रही है? बड़े बड़े डेटा को अपने पास रख रही है। जब उसको जरूरत होता है तो लोग बुला लेते हैं अपने पास में और उसमें प्रोग्राम कर मतलब उसको रन कर लेते हैं। तो ये अगला प्रश्न देखते हैं जी। हार्ड डिस्क की आंतरिक संरचना के अनुसार उन्हें कई भागों में बांटा गया है। उसका सही क्रम क्या है? स्पिंडल, ट्रैक्स, सेक्टर, क्लस्टर, स्पिंडल, सेक्टर, क्लस्टर, ट्रैक्स। तो याद रखिएगा सबसे जो अंदर की संरचना होती है वो हमारी होती है स्पिंडल। स्पिंडल के ऊपर में फिर हमारा डिस्क होता है। डिस्क के अंदर में होता है ट्रैक्स। ट्रैक्स के अंदर में होता है सेक्टर और ट्रैक्स ऑफ सेक्टर को बोलते हैं क्लस्टर। तो हमारा उत्तर होगा ए। समझते हैं? जैसे कि यहां पर आप देखिए, यहां पर आपको एक डिस्क हार्ड डिस्क दिखाई दे रही है। ये रीड राइट हेड है दोनों और ये 2 डिस्क है। जब इसको हम लोग इस तरीके से बांटते हैं तो ये जो बीच का जो आपको दिखाई दे रही है ये कहलाता है स्पिंडल। स्पिंडल के बाद ये आ जाता है हमारा डिस्क। ठीक है, इस प्रकार से हार्ड डिस्क में डिस्क लगे होते हैं। ये डिस्क एल्यूमिनियम के बने होते हैं जी। इस पे आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है। ये एल्यूमिनियम के बड़े होने के कारण इन्हें हम हार्ड डिस्क कहते हैं। हार्ड डिस्क की गति मापी जाती है RPM में, राउंड पर मिनट में हार्ड डिस्क की गति मापी जाती है। हार्ड डिस्क 2 प्रकार के होते हैं, एक नॉर्मल हार्ड डिस्क होता है, दूसरा विंचेस्टर डिस्क होता है जो कि वैक्यूम पैक्ड रहता है। ठीक है, ये तो हार्ड डिस्क के विषय में बात होगी। तो हार्ड डिस्क का जो डिस्क है इस प्रकार से बटा होता है। ये कई सर्कुलर पाथ में बटा होता है जिसे हम क्या कहते हैं? ट्रैक्स। वो ट्रैक्स फर्दर डिवाइड होता है छोटे छोटे भाग में जिसे हम कहते हैं सेक्टर। तो ये जो सेक्टर, कोई भी डेटा हार्ड डिस्क के अंदर कहां पर स्टोर होता है? तो याद रखिएगा सेक्टर में स्टोर होता है। और डेटा को स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई हार्ड डिस्क में कौन सी होती है? सेक्टर होती है। जो लाइन बोल रहा हूं नोट करते चलो, पेपर में काम आएगा जी। एक एक बार में बोल रहा हूं, निकल जा रहा हूं मैं, परंतु सारी चीजें इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, हार्ड डिस्क की सबसे छोटी इकाई क्या है जी? सेक्टर, स्पिंडल, ट्रैक्स, क्लस्टर। आंसर होगा क्या? सेक्टर। अगला, सीडी के प्रकार में शामिल नहीं है। सीडी रोम, CDR, CDRW, CDM। तो हमारा आंसर होगा CDM शामिल नहीं है। CD रोम, CD का वह प्रकार कॉम्पैक्ट डिस्क रोम जिसमें केवल एक बार डेटा लिख सकते हो जी। एक बार डाटा लिख सकते हो, राइट कर सकते हो। इसके बाद और डेटा राइट इसमें आप नहीं कर सकते। एक बार जो लिख दिए वो फाइनल, अब दोबारा नहीं लिख सकते। दूसरा, CD रिकॉर्डेबल। CD रिकॉर्डेबल, CDR मतलब CD रिकॉर्डेबल। तो ये रिकॉर्डेबल का कंसेप्ट क्या है कि एक CD है, एक CD है आपके पास, उस CD में आप डेटा राइट करना चाहते हो। तो याद रखिएगा एक CD है, इस CD में आप डेटा राइट करना चाहते हो, उसमें डेटा डालना चाहते हो। तो याद रखना डेटा डालने की जो क्रिया होती है वो एक सिरे से स्टार्ट होती है। ठीक है, कैसे एक सिरे से? एक तरफ से ऐसे। मान लो आपने एक गाना डाला, फिर आपने 2 गाना डाला, फिर आपने 3 गाना डाला। 3 गाना आपने डाल लिया इसमें, इसके बाद भी इसमें जगह बचा हुआ है। तो रिकॉर्डेबल में आप चाहें तो बाद में फिर से रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिर से CD को डालोगे और फिर से इसमें आप डेटा लिख लो। अभी फिर जगह बची हुई है, अब फिर से CD को डालो, उसमें फिर से लिख लो। तब तक लिख सकते हो जब तक कि CD क्या ना हो जाए, फुल ना हो जाए। तो ये क्या होगा हमारा? रिकॉर्डेबल। ठीक है, वहीं पर रीराइटेबल क्या होता है? रीराइटेबल RW का मतलब होता है कि आपका
रीराइटेबल। अब रीराइटेबल में क्या होगा जी, रीराइटेबल में ऐसा होगा कि डेटा को आप क्या करोगे, लिखोगे, फिर डेटा मिट भी जाएगा, और मिटने के बाद क्या होगा, अब फिर से डेटा लिख लोगे। ये हो गया हमारा, इसमें डेटा आपने लिखा। अब क्या होगा, रीराइटेबल मतलब राइट तो आपने कर दिया, अब आपको फिर से जब डेटा इसमें वो करना है और लिखना है, जैसे इसमें हम लिख रहे थे, बचा हुआ जगह में लिख रहे थे, तो इसको क्या करना पड़ेगा, पूरा इरेज करना। ये पूरा इरेज हो जाएगा। अब उसके बाद फिर से प्लेन हो गया, अब उसमें फिर लिख सकते हो, तो उसको बोलते हैं रीराइटेबल, फिर से राइट करना। अगला, सबसे छोटी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी कौन सी है भंडारण क्षमता के आधार पर? ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछेगा कि कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी कौन सी है, तो लगाएंगे रजिस्टर। रजिस्टर ऑप्शन में नहीं है तो लगाएंगे कैश। कैश ऑप्शन में नहीं है तो फिर आप जो भी दूसरा चीज देखेंगे उस आधार पे आप लगाएंगे। ठीक है, अब यहां पर देखिए प्रश्न का अलग रूप, पेन ड्राइव, ईईपीरोम, मेमोरी कार्ड और एसएसडी, ये सारी इलेक्ट्रॉनिक और फ्लैश मेमोरी के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, सबसे छोटी मेमोरी होगी जी यहां पर मेमोरी कार्ड। उससे बड़ी कौन सी होगी, तो उससे बड़ी होगी आपकी क्या, ईईपीरोम। उससे बड़ी होगी आपकी पेन ड्राइव। आजकल 128 जीबी तक का पेन ड्राइव, 256 जीबी तक का पेन ड्राइव आने लगा है। ठीक है, फिर आ जाते हैं क्या, एसएसडी। ये टेराबाइट्स में इसकी साइज होती है, सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है ये हार्ड डिस्क का रिप्लेसमेंट है। हार्ड डिस्क भी टेराबाइट्स में आते हैं और एसएसडी भी टेराबाइट्स में आते हैं। आज के समय में एसएसडी प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, सीडी से डेटा को कंप्यूटर में कॉपी करने की क्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, सीडी से डेटा को कंप्यूटर में कॉपी करने की क्रिया क्या कहलाती है? यह है हमारा कंप्यूटर जी। यहां पर होता है आपका सीपीयू, इसमें लगा होता है सीडी ड्राइव, जिसके अंदर आप डालते हो सीडी, बटन दबाते हो, सीडी हो जाता है अंदर। अब प्रश्न पूछ रहा है सीडी से डेटा को कंप्यूटर में कॉपी करना, ये सीडी का डेटा को इस कंप्यूटर में लाने की क्रिया क्या कहलाती है? यहां पर तो ये क्रिया कहलाती है क्या, राइपिंग कहलाती है। ठीक है जी, याद रखिएगा क्या कहलाएगी, राइपिंग। सीडी से डेटा को कंप्यूटर में लाना, राइपिंग। ठीक है, अब सीडी फाइल को, कंप्यूटर फाइल से डेटा को सीडी में कॉपी करना, यह क्रिया कहलाती है क्या जी, बर्निंग। बर्निंग की क्रिया। फिर लिखा है डाउनलोडिंग। किसी भी इंटरनेट या क्लाउड से, सर्वर से डेटा को कंप्यूटर में कॉपी करना कहलाएगा जी डाउनलोड। कहां से, सर्वर से या क्लाउड से। क्लाउड से डेटा को किसमें कॉपी करना, क्लाउड से डेटा को सिस्टम में कॉपी करना कहलाएगा डाउनलोडिंग। दूसरी बात, कंप्यूटर से, हमारे सिस्टम से या मोबाइल से डेटा को सर्वर में डालना कहलाएगा अपलोडिंग। 4 प्रकार की चीजें बताई। सीडी के डेटा को कंप्यूटर में कॉपी करना कहलाएगा राइपिंग, कंप्यूटर के डेटा को सीडी में कॉपी करना कहलाएगा बर्निंग, कंप्यूटर के कोई भी डेटा को क्लाउड में, सर्वर में या किसी इंटरनेट के किसी वेबसाइट में डालना कहलाएगा क्या, अपलोडिंग, और किसी भी वेबसाइट से फाइल को अपने सिस्टम में लाना कहलाएगा डाउनलोडिंग। अगला क्वेश्चन, वर्चुअल मेमोरी के विषय में क्या सही है? वर्चुअल मेमोरी बाजार में खरीदी नहीं जा सकती? यस, नहीं खरीदी जा सकती। हार्ड डिस्क के कुछ हिस्से का प्रयोग वर्चुअल मेमोरी के रूप में होता है? हाँ, होता है। रैम में स्पेस फुल हो जाने पर हार्ड डिस्क का कुछ हिस्सा रैम की तरह प्रयोग में लाया जाता है? यस, ये भी सही है। मतलब उपरोक्त सभी है। कंसेप्ट क्या कहता है समझिए। अब क्या है, मान लेते हैं हमारे पास एक हार्ड डिस्क है जिसकी साइज है 12 जीबी। 12 जीबी का हमारे पास, सॉरी हार्ड डिस्क कह दिया मैंने, रैम 12 जीबी का रैम है। और 12 जीबी के रैम में से ना लगभग मान के चलिए हमारे पास कितना जीबी भर चुका है, 10 जीबी भर चुका है। ये 10 जीबी फुल है और खाली कितना बच गया, तो 2 जीबी हमारा खाली बचा है। ठीक है, अब क्या होता है, आप एक प्रोग्राम रन करना चाहते हो, वो प्रोग्राम है यहां पर से, और वो प्रोग्राम की साइज है मान लो 4 जीबी। तो 4 जीबी का प्रोग्राम आप क्या रैम में रन कर पाओगे क्या? नहीं। 10 जीबी की तो जगह हमारे पास भरी हुई है, 2 जीबी की खाली है, और हार्ड डिस्क से आपको 4 जीबी का प्रोग्राम रन करना है। तो कैसे करोगे, इस 4 जीबी का कुछ हिस्सा, जो 2 जीबी तक का हिस्सा यहां पर जाएगा,
और रैम का कुछ हिस्सा, मतलब कि 2 GB प्रोग्राम कहां चला जाएगा, यहां पर चला जाएगा, और 2 GB प्रोग्राम यहां पर रह जाएगा। हाँ, तो हार्ड डिस्क का कुछ हिस्सा रैम की तरह जब प्रयोग में होने लगे तो इसे कहते हैं वर्चुअल मेमोरी। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि रैम में पर्याप्त जगह नहीं है, जगह नहीं होने के कारण हार्ड डिस्क का कुछ हिस्सा को ही रैम जैसा वो प्रयोग कर रहा है। मतलब कि आधा फाइल को ले गया उधर और आधा फाइल को बचा लिया इधर। जब इधर का जरूरत होगा तो उसको उधर ट्रांसफर कर देगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस कहलाता है, ये जो मेमोरी है ये वर्चुअल मेमोरी। इसको दुकान से आप खरीद नहीं सकते। ये कंसेप्ट होता है कि वर्चुअल मेमोरी कंप्यूटर का एक कंसेप्ट होता है जिसमें हार्ड डिस्क के कुछ हिस्से का प्रयोग रैम की तरह किया जाता है। वो इसलिए क्योंकि रैम में जगह नहीं बची होती। अगला प्रश्न, निम्न में से अलग कौन है? सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क, एसडी डिस्क, बायोस। सीजी व्यापम एसडीएजी 2018 में और 2018 एडीजीओ में पूछा गया, एजीडीओ में पूछा गया। तो याद रखिएगा ये बायोस एक प्रोग्राम होता है, बाकी सारी हमारी मेमोरी डिवाइसेस। अगला प्रश्न, सीपीयू के द्वारा संशोधित या प्रोसेस किए जा रहे प्रोग्राम एवं डेटा को संग्रहित करने के लिए कौन सी कंप्यूटर मेमोरी का उपयोग किया जाता है? मास मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, पी रोम, नॉन वोलाटाइल मेमोरी। सीजी व्यापम एजीडीओ 2018 में यह प्रश्न पूछा गया है। आंसर होगा इंटरनल मेमोरी। क्यों? इसलिए हमने देखा कि कोई भी प्रोग्राम जब रन हो रहा होता है तो कहां रहता है? रैम में। प्रोसेस की बात कर रहा है, प्रोसेस किया जा रहे प्रोग्राम का डेटा संग्रहित करने के लिए कौन सी मेमोरी? तो हार्ड डिस्क से डेटा को उठा के ले जाओगे कहां? आप रैम में। मतलब कि रैम कौन सी मेमोरी है भाई? इंटरनल मेमोरी। रैम के बाद डेटा कहां जाएगा? कैश मेमोरी। कैश मेमोरी भी इंटरनल मेमोरी और रजिस्टर भी इंटरनल मेमोरी। हमारा आंसर होगा इंटरनल मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? पहला, डिलीट फाइलें रिसाइकल बिन में रिस्टोर हो सकती है। यस, डिलीट जो फाइल करेंगे वो रिसाइकल बिन से रिस्टोर हो सकता है। हमारा पहला कथन सत्य है, हमको बताना है सही नहीं है। फाइलों को रिसाइकल बिन में भेजने पर डिस्क में फ्री स्पेस रीस्टोर हो जाता है। ठीक है, चर्चा करते हैं इस पर। किसी टेक्स्ट से डिलीट हुआ एक पैसेज रीस्टोर हो सकता है यदि डिलीट करने के तुरंत बाद संयुक्त फाइल बंद ना हो। यस, ये सही है। कैसे? आपके पास एक फाइल है, इस फाइल में एक लिखा हुआ है ABCDEFG। अब इसमें से आपने क्या किया? इस EFG को मिटा दिया। ठीक है, क्या कह रहा है? किसी टेक्स्ट में डिलीट हुआ पैसेज रीस्टोर हो सकता है। अभी डिलीट हो गया, ये रीस्टोर हो सकता है यदि डिलीट करने के तुरंत बाद संयुक्त फाइल बंद ना हो। अगर इस फाइल को मैं बंद कर दूंगा ना तो फिर मैं इसको रिस्टोर नहीं कर सकता, परंतु अभी मैंने डिलीट किया है और उसके बाद मैं इसको Ctrl+Z करूंगा तो मैं वापस पा जाऊंगा इस फाइल को। ये बोल रहा है, तो हमारे कथन सत्य है। ये कह रहा है, कथन नंबर बी कह रहा है कि फाइलों को रिसाइकल बिन में भेजने पर डिस्क में फ्री स्पेस रिस्टोर हो जाता है। भाई ये कथन गलत है। क्यों गलत है? ये हमारा कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर में एक फाइल है। ठीक है, ये फाइल को मैं डिलीट कर देता हूं तो डिलीट करने के बाद ये बोल रहे हैं कि अगर ये फाइल यहां पर है, एक फोल्डर रिसाइकल बिन नाम का फोल्डर है, ये फाइल कंप्यूटर के इस जगह से इस फोल्डर में चली गई तो क्या स्पेस खाली होगा? नहीं होगा। भाई एक थाली में आप रोटी रखे हो, एक खाना रखे हो, खाना आपका इस हिस्से में रखा हुआ है, आप कह रहे हो कि उसको मैं इस हिस्से में रख देता हूं तो क्या प्लेट खाली हो जाएगा या प्लेट का बाहर कम हो जाएगा? नहीं होगा, वो उसी में रहेगा। तो अभी भी डेटा जब वो कंप्यूटर में था तब भी वो हार्ड डिस्क में था और जब वो रिसाइकल बिन में गया तब भी वो हार्ड डिस्क में है, तो रिस्टोर नहीं होगा फ्री स्पेस। उसको आप रस में डाल दोगे रिसाइकल बिन से और पूर्णतः डिलीट कर दोगे, तब आपका जो स्पेस रहेगा वो आपका फ्री हो जाएगा। ठीक है, सीजी व्यापम LOI 2018 में यह प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न, वीडियो और मूवी जैसे बड़ी फाइलों को सुरक्षित रखने के लिए ज्यादातर क्या इस्तेमाल होता है? तो याद रखिएगा सीडी इस्तेमाल होती है, डीवीडी इस्तेमाल होती है, फ्लॉपी इस्तेमाल होती है, प्रोक्स सभी। तो याद रखिएगा बड़ी फाइलों के लिए डीवीडी इस्तेमाल होती है, मूवी जैसी बड़ी बड़ी फाइलों के लिए। और ऐसे सामान्य कंप्यूटर में बड़ी फाइलों को कौन स्टोर करके रखता है? हार्ड डिस्क ड्राइव या सॉलिड स्टेट ड्राइव। अगला क्वेश्चन, सीडी रोम में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सीडी रोम में फाइल कॉपी करना है आपको तो वो क्रिया कहलाती है बर्निंग। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्टोरेज मीडियम सीक्वेंशियल एक्सेस सूचित अनुक्रमित अधिगम प्रदान करता है? फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ब्लू रे डिस्क। सीजी व्यापम
NNRI 2018 आंसर होगा मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप क्यों? दो प्रकार के एक्सेस टेक्निक होती है, डायरेक्ट एक्सेस टेक्निक और सीक्वेंशियल एक्सेस टेक्निक। मान लेते हैं ये हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क में डेटा जो रहते हैं वो डेटा अपने एड्रेस के साथ स्टोर रहते हैं। मान लेते हैं मैंने इस प्रकार से एक एड्रेस क्रिएट हुआ है, एक में सॉन्ग है, एक में मूवी है, एक में PDF है, एक में इमेज है। तो प्रत्येक डेटा अपने एड्रेस के साथ स्टोर रहता है। जो भी डेटा आप डबल क्लिक करके ओपन करना चाहते हो डायरेक्ट अपने एड्रेस के हिसाब से किसी भी लोकेशन से वो पढ़ लिया जाता है। इसे हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट एक्सेस टेक्निक, जिसमें रैम, हार्ड डिस्क, SSD, पेन ड्राइव, ये सब के सब हमारे कौन से एक्सेस को प्रोवाइड करते हैं? डायरेक्ट एक्सेस टेक्निक पर। वहीं पर बात करें मैग्नेटिक टेप, ये सीक्वेंशियल एक्सेस टेक्निक है। इसमें क्या होता है, जैसे कि मैग्नेटिक टेप इस प्रकार का रहता है। पहले के समय का CD कैसेट याद होगा, गाने वाला कैसेट, जिसमें दो तरफ के रील हुआ करती थी और उस रील में गाने लगे होते थे। पहला गाना, दूसरा गाना, तीसरा गाना, चौथा गाना, पांचवा गाना, आठवां गाना। आपको अगर 10वां गाना सुनना है तो आप पहले से लेकर फॉरवर्ड करते हुए 10वें गाने तक जाते थे, फिर आप वो गाना सुन पाते थे। मतलब आप डायरेक्ट नहीं पहुंच पाए, आपको सीक्वेंशियली एक के बाद एक रीड करके वहां तक पहुंचना पड़ा। तो मैग्नेटिक टेप एक प्रकार की डिवाइस है जो सीक्वेंशियल एक्सेस प्रदान करती है। अगला प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक कॉम्पैक्ट डिस्क खाली स्थान प्रकार की डेटा एक्सेस प्रदान करती है। अनुक्रमित प्रत्यक्ष, मतलब कि सीक्वेंशियल और प्रत्यक्ष दोनों। भाई देखिए ऐसा है, एक CD है, CD में बहुत सारे गाने डले हुए हैं। आपको 7वें नंबर का गाना सुनना है, 7 नंबर बटन दबाओ, आप गाना सुन लोगे, पहली बात हो गई। दूसरा, आपको लाइन से सुनना है तो पहला गाना चलेगा, फिर दूसरा चलेगा, फिर तीसरा चलेगा। मतलब अगर नॉर्मल चलाना है तो वो सीक्वेंशियल भी प्रोवाइड करेगा, डायरेक्ट पहुंचना है तो प्रत्यक्ष भी प्रोवाइड करेगा। तो ये दोनों हो गया हमारा भाई, ठीक है। तो हमारा उत्तर होगा A और B दोनों प्रदान करते हैं, CD। अच्छा, CD एक ऐसी डिवाइस है जिसमें डेटा स्टोर किया जाता है। कैसे? सीक्वेंशियली स्टोर, सीक्वेंशियली किया जाता है एक के बाद एक, परंतु रीड किया जाता है सीक्वेंशियली और डायरेक्ट दोनों जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? CD की मेमोरी DVD से अधिक होती है। CD की मेमोरी DVD से अधिक होती है, हम लोग को बताना है सत्य है। ये गलत लिखा है, नहीं होती। DVD की मेमोरी CD से अधिक होती है, यस ये सत्य है। CD तथा DVD की समान मेमोरी होती है, असत्य है। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत होगा। हमारा उत्तर होगा B, DVD की मेमोरी CD से अधिक होती है। DVD की मेमोरी होती है 8.7 GB के लगभग, और मतलब मैक्सिमम मेमोरी, और इसकी होती है 700 MB के लगभग, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं स्क्रीन पर। हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क निम्नलिखित में से डेटा स्टोर कर सकता है। हॉस्टल वार्डन 2016 में पूछा गया था। आंसर होगा हमारा 1.44 MB डेटा फ्लॉपी डिस्क स्टोर करके रख सकता है। अगला प्रश्न चलते हैं। एक CD की भंडारण क्षमता को मापा जाता है किलोबाइट में, मेगाबाइट में, गीगाबाइट में, टेराबाइट में। CG व्यापम हॉस्टल वार्डन 2016। आंसर होगा मेगाबाइट में। 700 MB साइज होती है भाई किसकी? CD की, कॉम्पैक्ट डिस्क की। अगला क्वेश्चन है, एक स्टोरेज लोकेशन में डेटा डालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एक लोकेशन है जहां पर डेटा आप लोग क्या कर रहे हो? डाल रहे हो, लिख रहे हो। तो या तो बर्निंग कह सकते हो, उसे आप कह सकते हो राइटिंग, डेटा राइट करना। CG व्यापम पटवारी 2016 में यह प्रश्न पूछा गया। अगला प्रश्न देखते हैं जी। डेटा एवं जानकारी निम्न में अस्थायी रूप से संग्रहित की जाती है। डेटा बस में, रोम में, रैम में, CPU में। तो यहां पर अस्थायी मेमोरी कौन सी दिख रही है जी? रोम तो स्थायी है, CPU मेमोरी ही नहीं है, रैम एक मेमोरी है, यह अस्थायी मेमोरी। हमारा उत्तर होगा रैम, इसमें डेटा अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी हमारा। DVD खाली स्थान का एक उदाहरण है। DVD को रीड करने के लिए प्रकाशिकीय किरणों की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हमारा DVD क्या होगा जी? ऑप्टिकल होगा। ना ही हार्ड डिस्क होगा, ना ही आउटपुट डिवाइस होगा, ना ही सॉलिड स्टोरेज डिवाइस होगा। हमारा होगा ऑप्टिकल डिवाइस। अगला प्रश्न देखते हैं जी। निम्नलिखित में से किस में वोलाटाइल मेमोरी अस्थायी स्मृति है? प्रिंटर में, पेन ड्राइव में, DVD में, इनमें से कोई नहीं। पेन ड्राइव भी अस्थायी मेमोरी है, सॉरी पेन ड्राइव एक स्थायी मेमोरी है, DVD एक स्थायी मेमोरी है, और प्रिंटर तो मेमोरी ही नहीं है। प्रिंटर तो एक तो डिवाइस है जो आउटपुट प्रदान करता है, परंतु याद रखिएगा प्रिंटर के अंदर एक अस्थायी मेमोरी होती है जो कि कंप्यूटर से आने वाले प्रिंट की सामग्री को कुछ देर तक, जब तक वो प्रिंट नहीं हुआ है तब तक स्टोर करके रखती है। तो प्रिंटर में एक अस्थायी मेमोरी होती है। ये उत्तर होगा हमारा
हॉस्टल वार्डन 2014 में प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं जी। 1 टेराबाइट बराबर होता है 10 की घात 3 जीबी के, 10 की घात 6 जीबी के, 10 की घात 9 जीबी के उपयोग सभी। सीजी व्यापम पटवारी 2019 में पूछा गया था। तो यहां पर याद रखिएगा 1 टेराबाइट बराबर होता है 1024 जीबी, जिसे आप लगभग 1000 जीबी के समान मान सकते हैं। 1 के बाद 3 शून्य है, मतलब 10 के बाद 3 शून्य है, तो यहां पर 10 की घात 3 जीबी कह सकते हैं। तो वहीं पर 1 टेराबाइट को जब हम लोग निकालते हैं किसमें, एमबी में निकालते हैं, तो वो हो जाएगा आपका ये जो डेटा लिखा हुआ है आपका, ये जो डेटा है हमारा लिखा हुआ है वो एमबी में बराबर होगा। लेकिन उसको जब हम लोग यहां पर देखेंगे तो जीरोस की संख्या कितनी बढ़ जाएगी, 336, 330 थाउजेंड बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, अगर एमबी में कहेंगे, टेराबाइट से अगर आपको जीबी में जाना है तो 1000 में 1 के बाद 3 जीरो लगाओगे। ट्रिक बता रहा हूं, अगर उसके बाद आपको एक और जंप करना है, मतलब कि आप हो यहां पर टीबी में, टीबी से ऊपर क्या होगा आपका जीबी, जीबी से ऊपर क्या होगा आपका एमबी, एमबी के ऊपर होगा आपका केबी। अगर यहां पर 1000 है, मतलब यहां पर 1 टीबी है, 1 टेराबाइट है, तो इसके ऊपर में जब जीबी में कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो वो हो जाएगा 1000। उसके ऊपर जाएगा तो इसमें 6 शून्य लग जाएंगे, इसके ऊपर जाएगा तो इसमें 3 3 6 3 9 शून्य लग जाएंगे। कहने का मतलब ये हो जाएगा 10 की घात 9, ये हो जाएगा 10 की घात 6, ये हो जाएगा 10 की घात 3। तो इसी तरीके से आपको यहां पर कन्वर्जन करना है ऊपर की तरफ आगे बढ़ते हुए। ठीक है, किसी नेक्स्ट वीडियो में या दूसरे वीडियो में उसको मैं डिटेल में और समझाऊंगा, अभी समय अधिक हो जाएगा। अगला, 1 टेराबाइट खाली स्थान के बराबर है, तो 1 की घात 6 केबी के बराबर है। सही है हमारा उत्तर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक सीडी का उपयोग करने का फायदा नहीं है। यह सूचना तक सीधा पहुंचने की अनुमति देता है, यह सीडी दे सकता है, सीधा पहुंच सकते हैं, डायरेक्ट प्रत्यक्ष पहुंच सकते हैं, डायरेक्ट टेक्स्ट। यह पोर्टेबल है, हाँ पोर्टेबल है, सीडी को अपने पॉकेट में रख के आप कहीं भी ले जा सकते हो, पोर्टेबल भी है। इसे रिकॉर्ड करने के लिए एक बर्निंग सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, यह सस्ती है। अगला, तो क्या पूछ रहा है, फायदा नहीं है, तो यह सस्ती होती है, यह भी फायदा है, यह पोर्टेबल है, यह भी फायदा है, सीधा पहुंच सकते हैं, यह भी फायदा है, परंतु उसके लिए हमें एक बर्निंग सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है, इसका फायदा नहीं है, नुकसान है। तो यही हमारा आंसर होगा यहाँ पर कि ये इसका फायदा नहीं है। CHPSCL 2019 में प्रश्न पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा स्टोरेज डिस्क को कुछ स्टोरेज ड्राइव सेक्टर्स में विभाजित किया जाता है वो कहलाता है ट्रैकिंग, फॉर्मेटिंग, अलॉटिंग, पार्टीशनिंग। तो हार्ड डिस्क को प्रयोग करने योग्य बनाना वो कहलाता है क्या हमारा, फॉर्मेटिंग। एक हार्ड डिस्क को नए सिरे से प्रयोग करने योग्य बनाना कहलाता है फॉर्मेटिंग। और फॉर्मेटिंग में क्रिया होती है जिसमें डिस्क को अलग अलग पार्ट में बांटते हैं, उसे हम कहते हैं पार्टीशनिंग। सीजी व्यापम SGST 2021 में प्रश्न पूछा। देखते हैं जी, डेट, टाइम और सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन स्टोर करने वाला नॉन वोलाटाइल चिप का क्या नाम है। तो याद रखिएगा, CMOS कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ये एक चिप होती है जिसके ऊपर एक बैटरी लगी होती है, जो कि तब आपके सिस्टम के डेट और टाइम को अपडेट करके रखती है जब आप बंद करके 1 महीने के लिए घूमने गए होते हैं, और जब वापस आते हैं तब भी आपको डेट और टाइम क्या मिलता है, सिस्टमेटिक सही टाइम पर प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, गलत है, आपको बताना है। हार्ड डिस्क को द्वितीयक सेकेंडरी मेमोरी भी कहा जा सकता है, यस कहा जा सकता है। हार्ड डिस्क सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी है, नहीं, हार्ड डिस्क सीक्वेंशियल नहीं। किस प्रकार का मेमोरी है, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है, कथन असत्य है। हार्ड डिस्क रैंडम एक्सेस मेमोरी है, हाँ डेटा को कहीं से भी पढ़ सकते हैं, हार्ड डिस्क रैंडम एक्सेस मेमोरी है। हार्ड डिस्क में कई डिस्क होते हैं जो डिस्क पैक के रूप में एक साथ स्टैक्ड होते हैं। मैंने फोटोज में भी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया, स्पिंडल में एक से अधिक डिस्क एक साथ स्टैक्ड रखे हुए थे। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा जी, यहाँ पर हार्ड डिस्क सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी है, ये हमारा कथन असत्य है, बाकी कथन हमारे सत्य होंगे। अगला प्रश्न चलते हैं, 4 बीट मिलकर एक निबल बनाते हैं जिसे हम कह सकते हैं। तो याद रखिएगा, एक बीट में या तो 0 होता है या तो 1 होता है। अगर मैं बीट की संख्या 4 कर दूं, 4 बीट कर दूं, तो ये होता है एक निबल, ठीक है। अगर मैं बीट की संख्या 8 बीट कर दूं तो ये हो जाता है एक बाइट।
तो यहीं पर बोल रहा है आपको क्या, एक निबल बनाते हैं हाफ बीट हाफ बाइट। जब 8 बीट बराबर 1 बाइट तो 4 बीट बराबर क्या हो जाएगा जी, हाफ बाइट होगा कि नहीं, होगा ना, हाफ बाइट। और हाफ बाइट को मतलब एक निबल बोल सकते हैं, तो एक निबल बराबर हाफ बाइट होता है हमारा। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा एक निबल बराबर हाफ बाइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज मैंने बहुत से क्वेश्चन आपको करवाए हैं भाई। 8 बीट समतुल्य होता है, 8 बीट समतुल्य होता है 1 बाइट के, 1 निबल के, 1 मेगाबाइट के, 1 किलोबाइट के। तो हमारा आंसर होगा 8 बीट बराबर 1 बाइट, ये याद रखिए। ठीक है, तो यहां पर हमने आज मेमोरी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो किए हैं। प्राइमरी मेमोरी कौन सी है, सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है, ये हमने चर्चा की। सारे इलेक्ट्रॉनिक, फ्लैश मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी, मैग्नेटिक मेमोरी, इन सारे विषय में अपना चर्चा की। वर्चुअल मेमोरी के विषय में चर्चा की। तो एक अच्छा, एक मैंने आपके लिए यहाँ पर एक मास्टर वीडियो मेमोरी का बनाकर दिया है। आगे भी हम चर्चा करेंगे हमारे अगले टॉपिक में। आज के एमसीक्यूज में यहीं पर समाप्त करता हूं। आपसे फिर से मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में, तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। अभी आप जो भी प्रश्न देख रहे हैं वो प्रश्न हमने हमारे किताब कंप्यूटर विशिष्ट परिचय के जो वस्तुनिष्ठ वाला जो पोर्शन है वहां से लिया हुआ है। तो ये किताब आपको मार्केट में अवेलेबल है, आप चाहें तो परचेस कर सकते हैं। हमारे डगनिया बाजार चौक में संस्थान चल रही है, आप संस्था में आ सकते हैं। कंप्यूटर की क्लासेस सुचारू रूप से चल रही हैं, आप हमारी क्लासेस ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, आपसे फिर से मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, धन्यवाद।